सार और बिटर, भैया ये आपने क्या लिख रखा है शुरुआत में? मैंने कहा समझो जरा। द सार एंड बिटर टेस्ट ऑफ फूड आर ड्यू टू एसिड्स एंड बेसिस रिस्पेक्टिवली प्रेजेंट इन देम। ठीक है, तो जो हम खाना खाते हैं, ठीक है, उसके अंदर कुछ खट्टी चीजें होती है, कुछ कड़वी चीजें होती है कि नहीं? अब एसिड या बेसिस सार होते हैं यानी कि खट्टे होते हैं या फिर कड़वे होते हैं, ये हमको कैसे पता चला? तो जो खाने के अंदर कुछ एसिड्स होते हैं, कुछ बेसिस होते हैं, उसके टेस्ट से हमको पता चला। ये रिजल्ट निकलता है। अगर मैं तुमको फाइनल रिजल्ट बताऊं तो एसिड जो होते हैं, एसिड जो होते हैं वो होते हैं सार इन टेस्ट, खट्टे होते हैं, और बेसिस जो होते हैं दे आर बिटर इन टेस्ट। ठीक है, दे आर बिटर इन टेस्ट। बात खत्म यहां पर। अगर तुम्हें याद नहीं रह रहा हो तो बस इतना याद रखना कि बेस बिटर, बी से बेस, बी से बिटर। आगे बढ़ते हैं। देखो सारे एसिड्स और सारे बेसिस हम नहीं खा सकते, लेकिन जो हम खा सकते हैं, कुछ ऐसे एसिड्स होते हैं जो हम खा सकते हैं, तो उससे हमको पता चलता है कि हाँ यार खट्टा है। ठीक है, एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल है लेमन, जिसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। अब हम बात कर लेते हैं लिटमस की। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं लिटमस की। अच्छा, लिटमस की बात करते समय अगर हमने बचपन में पढ़ा होगा तो हमने बचपन में ये चीज बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ी है कि लिटमस पेपर होता है। ठीक है, लिटमस एसिड यानी कि क्या होता है भैया? याद नहीं आ रहा, मुझे भी याद नहीं आ रहा। अरे मजाक कर रहा हूं। मैंने बोला कि एसिड जो होता है, ठीक है, एसिड जो होता है वो एक रेड लिटमस पेपर को, नहीं, वो एक ब्लू लिटमस पेपर को रेड में टर्न कर देता है। ठीक है, एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस रेड एंड बेस टर्न्स रेड लिटमस ब्लू। इसका क्या मतलब है भैया? इसका ये मतलब है कि अगर आप एक लिटमस पेपर लेते हो जो कि है ब्लू वाला, ठीक है, और अगर आप उसको एक सॉल्यूशन में डिप करते हो, ठीक है, और मान लेते हैं कि वो सॉल्यूशन एसिडिक है, तो जितना पार्ट हमने डिप किया है वो बेसिकली रेड कलर का हो जाएगा। तो सीन कैसा होने वाला है? सीन ऐसा होने वाला है कि जो ब्लू लिटमस है वो रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। अच्छा, अगर हम एक रेड लिटमस पेपर लेते हैं, ठीक है, अगर हम एक रेड लिटमस पेपर लेते हैं, और मान लेते हैं कि ये पूरा का पूरा लिटमस पेपर जो हमारा है रेड कलर का है, ठीक है, और अगर हम इसको एक सॉल्यूशन में डिप करते हैं, और अगर जितना पार्ट हमने डिप किया है वो ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, वो ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है, इसका ये मतलब है वो सॉल्यूशन एक बेसिक सॉल्यूशन है। ठीक है, वो सॉल्यूशन एक बेसिक सॉल्यूशन है। ऑलराइट, ग्रेट। तो यहां पर हमें एक चीज पता चलनी चाहिए यार, हमें ये चीज कंठस्थ होनी चाहिए, बिल्कुल गांठ बांध लो कि एसिड जो होता है वो ब्लू लिटमस को रेड में टर्न कर देता है, और बेस जो होता है वो रेड लिटमस को ब्लू में टर्न कर देता है। इतना भी याद नहीं रखना, मैंने कहा हटाओ। ए बी रोड याद रखो। मैंने बोला ए बी रोड। ठीक है, ए बी रोड, एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस रेड। ऑलराइट, इतना याद रखना बस। एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस रेड। ठीक है, ए बी रोड, एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस रेड। बात खत्म। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं इंडिकेटर्स की। अभी जो हमने बात की ना कि जब मैंने लिटमस पेपर का यूज करके एक सॉल्यूशन के अंदर उसको डाला और मैंने देखा कि वो रेड लिटमस पेपर ब्लू में टर्न हो गया, या फिर एक ब्लू लिटमस पेपर रेड में टर्न हो गया, तो मुझे एक इंडिकेशन मिला। कैसा इंडिकेशन था? वो कलर चेंज का इंडिकेशन था। सिमिलरली अब हम बात करने वाले हैं इंडिकेटर्स की। एन इंडिकेटर टेल्स अस वेदर द गिवन सब्सटेंस इज एन एसिड और अ बेस बाय द चेंज इन इट्स कलर। ठीक है, एन इंडिकेटर tells us whether the given substance is an acid or a base by the change in its color। अच्छा, लेकिन कुछ और भी इंडिकेटर्स होते हैं जिनके बारे में हम आज बात करने वाले हैं। अच्छा, हमारी गाड़ी के अंदर का जो इंडिकेटर होता है, हम उससे क्या करते हैं? उससे हम इंडिकेट करते हैं कि सुनो मेरी बात, सुनो मेरी बात, मैंने राइट का इंडिकेटर दिया है तो मैं राइट मुड़ने वाला हूं, तो ये मेरा इंडिकेशन है पीछे वालों के लिए। लेकिन यहाँ पर दिक्कत ऐसी है कि लोग लेफ्ट का इंडिकेटर देखकर राइट मुड़ जाते हैं। ठीक है, और फिर पीछे वाले पे खुन्नस खाते हैं कि तूने गाड़ी ठोक दी। मैंने कहा वाह यार क्या बात है। ठीक है, अब बात करते हैं। फ्रॉम नाउ वी नीड टू नो अबाउट 4 टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स। अच्छा, सबसे पहला टाइप जो होता है वो होता है नेचुरल इंडिकेटर। ठीक है, नाम से समझ में आ रहा है। अगर मैं इसको हटा दूं, छुपा दूं, और कोई तुमसे बोले कि नेचुरल इंडिकेटर्स क्या होता है, तो थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे। नेचुरल इंडिकेटर्स आर दोज इंडिकेटर्स दैट अकर नेचुरली। तुम्हारा एक नंबर। अरे कोई रॉकेट साइंस है क्या भाई? नेचुरल इंडिकेटर्स जब बोला है तो वो ऐसे इंडिकेटर्स की बात कर रहे होंगे जो कि नेचुरली अकरिंग है। तो इंडिकेटर्स विच आर ऑब्टेन्ड नेचुरली आर कॉल्ड नेचुरल इंडिकेटर्स। फॉर एग्जांपल लिटमस। तो जो हम अभी तक लिटमस की बातें कर रहे थे, वो लिटमस जो है बेसिकली एक नेचुरल इंडिकेटर है। ठीक है, रेड कैबेज, टर्मरिक, अनियन, वनीला, क्लोव। अब सीधी सी बात है भैया, अगर नेचुरली अकरिंग है तो यार टर्मरिक नेचुरली अकरिंग है, अनियन नेचुरली अकरिंग है कि नहीं भैया? हाँ सही बात है। तो नेचुरल इंडिकेटर्स कौन से होते हैं? जो कि नेचुरली मिलते हैं। ऑल फैक्टरी इंडिकेटर्स की बात करते हैं। सब्सटेंस विच चेंज देयर ओडोर विद एसिड एंड बेस आर कॉल्ड ऑल फैक्टरी इंडिकेटर्स। जैसे कि यहां पर हमने बात करी थी कि लिटमस जो है वो अपना कलर चेंज करता है। सिमिलरली ऑल फैक्टरी इंडिकेटर्स जो होते हैं, ठीक है, ऑल फैक्टरी इंडिकेटर्स जो होते हैं वो अपनी ओडोर चेंज करते हैं। ओडोर मतलब क्या भैया? वो अपनी स्मेल चेंज करते हैं। ठीक है, सब्सटेंसेस विच चेंज देयर ओडोर विद एसिड एंड बेस के साथ में कुछ और ओडोर होगी, कुछ और स्मेल होगी, बेस के साथ कुछ और स्मेल होगी। आ रही बात समझ में? ग्रेट। उन्हें हम ऑल फैक्टरी इंडिकेटर्स कहते हैं। एग्जाम्पल क्या है? वेनिला क्लोव्स, अनियन एक्सेट्रा। ठीक है, तो नेचुरल इंडिकेटर्स की बात हो गई, ऑल फैक्टरी इंडिकेटर्स की बात हो गई। अब बात करते हैं सिंथेटिक इंडिकेटर्स की। अच्छा, नाम से समझ में आ रहा है, अच्छा नाम से ही समझ में आ रहा है।
सिंथेटिक इंडिकेटर्स आर ऑब्टेन फ्रॉम आर्टिफिशियल सब्सटेंसेस दैट आर सिंथेसाइज्ड इन लैबोरेटरीज, ठीक है। तो ये कुछ मैनमेड होते हैं, ये इंडिकेटर्स मैनमेड इंडिकेटर्स होते हैं क्योंकि इन्हें लैबोरेटरी में सिंथेसाइज किया जाता है, ठीक है। और सीधी सी बात है, जो चीज़ को लैबोरेटरी में सिंथेसाइज किया जाता है वो नेचुरली अकरिंग तो होगी नहीं। वाह भैया क्या जोक मारा है। एग्जाम्पल है मिथाइल ऑरेंज और फिनोलिप्थिलीन। ये मिथाइल ऑरेंज और फिनोलिप्थिलीन, ये एग्जाम्पल गांठ बांध के याद कर लेना क्योंकि ये दोनों एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। आगे हम ये भी देखेंगे कि कैसे ये कलर चेंज करते हैं, क्या होता है, लेकिन बिल्कुल से एक चीज़ ध्यान रखना कि ये दोनों इंडिकेटर्स को याद रखना है। नेचुरल इंडिकेटर्स, ओल फैक्टर इंडिकेटर्स और सिंथेटिक इंडिकेटर्स, इन तीनों का आपको 1 से 2 एग्जाम्पल याद होने चाहिए। अगर तो मेरी बात मानो तो यहाँ पर वेनिला क्लोव्स है, यहाँ पर भी वेनिला क्लोव्स है ना, यहाँ पर भी वेनिला है, यहाँ पर भी क्लोव्स है, यहाँ पर भी वेनिला है, यहाँ पर भी क्लोव्स है, ये तुम्हें कॉमन मिल जाएगा। अनियन भी यहाँ पर कॉमन है, अनियन भी यहाँ पर कॉमन है, तो नेचुरल और ओल फैक्ट्री का काम तो हो गया, बस सिंथेटिक का याद रखना एंड यू आर गुड टू गो। आगे बढ़ते हैं, एसिड्स और बेसिस की बात करते हैं कि एसिड्स और बेसिस होते क्या है, ठीक है। एसिड्स आर आयनिक कंपाउंड्स दैट व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर प्रोड्यूस पॉजिटिव हाइड्रोजन आयंस, ठीक है। व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर एसिड टेस्ट एसिडिक, कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी एंड रिएक्ट विथ मेटल्स टू क्रिएट हाइड्रोजन गैस। अगर थोड़ी सी यहाँ पर इंग्लिश गड़बड़ा गई हो तो मैं तुम्हें समझाता हूँ कि एसिड्स क्या होते हैं। एसिड्स आयनिक कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है। जब हम इन्हें पानी में डिसॉल्व करते हैं, ठीक है, जब इन्हें पानी में डिसॉल्व करते हैं तो वो डिसोसिएट हो जाते हैं, ठीक है। दे डिसोसिएट इनटू H+ आयंस, या फिर मैं कह सकता हूँ कि दे प्रोड्यूस H+ आयंस, यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। ग्रेट। अब एसिड है तो एसिड बेसिक तो टेस्ट करेगा नहीं ना, तो एसिड टेस्ट एसिडिक, क्या बात है, ठीक है। अगर हमें एसिड पे कोई बोल दे कि शॉर्ट नोट लिखूं तो मैंने कहा एसिड जैसे आयनिक कंपाउंड्स होते हैं, ये चीज ध्यान रखना, ऐसे आयनिक कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है, which when dissolved in water produce H+ आयंस, ठीक है, प्रोड्यूस H+ आयंस। अच्छा, इसके बाद में अब आयंस प्रोड्यूस हो रहे हैं, ठीक है, जब मूवीज गेम्स और हमें चीज जानते हैं कि अगर फ्री आयंस कहीं देखने को मिल गए तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो सकती है। इसका ये मतलब है कि बेसिस इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। तो व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर एसिड टेस्ट एसिडिक, मतलब ये तो खैर अलग पॉइंट है, ये अलग पॉइंट है और ये अलग पॉइंट है। व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एंड रिएक्ट विद मेटल्स टू क्रिएट हाइड्रोजन गैस, ठीक है। इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की, तो चिंता की कोई भी बात नहीं है, ठीक है। जब एसिड्स हमारे मेटल के साथ में रिएक्ट करते हैं तो हाइड्रोजन गैस बनती है, ये हम आगे बात करेंगे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में, लेकिन यहाँ पर इतना एसिड की प्रॉपर्टीज के लिए लिखना जरूरी है। जब मैं बेसिस की बात करूंगा तो सेम कहानी है। हमको एक चीज पता है कि एसिड सार होते हैं टेस्ट में और बेसिस जो होते हैं वो बिटर होते हैं टेस्ट में। तो अगर हमें कोई निबंध लिखने के लिए बोल दे तो मैं सबसे पहला पॉइंट यही लिखूंगा, ठीक है। ग्रेट। बेसिस आर दो सब्सटेंसेस व्हिच हैव बिटर टेस्ट, ये लो। दे टर्न रेड लिटमस ब्लू, यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, दे टर्न ब्लू लिटमस रेड, ठीक है। ग्रेट, ये एक और प्रॉपर्टी आ गई भाई साहब। दोज बेसिस व्हिच आर सॉल्युबल इन वाटर आर कॉल्ड एल्कली, ठीक है। ऐसे बेसिस जो कि पानी के अंदर सॉल्युबल होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम कहते हैं एल्कली। और इसका एग्जांपल है सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, MgOH होल्ड वाइज, और भी एग्जांपल्स हैं। लेकिन अगर तुम सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड याद रखते हो देन यू आर गुड टू गो, क्योंकि यही दोनों एग्जांपल्स हमें मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में काम आएंगे। अच्छा, जब बेसिस पानी में डिसॉल्व होते हैं, जैसे कि एसिड्स H+ आयंस प्रोड्यूस करते हैं, सिमिलरली बेसिस OH- आयंस प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो अगर कभी भी कुछ याद नहीं आ रहा हो बस इतना याद रखना, एसिड्स H+, बेसिस OH- एंड यू आर गुड टू गो, ठीक है। ग्रेट। अच्छा, अब मुझे बात बताना कि बेसिस इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते ही नहीं करते, ये मुझे बताना, क्योंकि बेसिस भी कुछ ना कुछ पानी के अंदर दे रहे हैं, कहीं ना कहीं फ्री आयंस होंगे, बताना मुझे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं कि एसिड्स एंड बेसिस मेटल्स के साथ में कैसे रिएक्ट करते हैं, ठीक है। जो हमारे एसिड्स और बेसिस होते हैं ये मेटल के साथ में कैसे रिएक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये रहा हमारा एक मेटल और ये रहा हमारा एसिड, ये दोनों जब रिएक्ट किए तो बनता है सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस। भैया ये क्या कमाल है, मैंने कहा ये एक्सपेरिमेंटल कमाल है। जब एक एसिड मेटल से रिएक्ट करता है तो बनता है सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस, ठीक है। वापस से मेरे साथ रिपीट करो, जब एक एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो बनता है सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। ये रहा एग्जांपल, जिंक रिएक्ट कर रहा है H2SO4 के साथ में, ठीक है, बनता है ZnSO4 जो कि एक सॉल्ट है, ठीक है, और हाइड्रोजन गैस ये रही, ठीक है। ग्रेट। अब हाइड्रोजन गैस निकल रही है या नहीं निकल रही है इसके लिए एक टेस्ट होता है, ठीक है। ये वो वाला टेस्ट है जो कि आपके NCERT के अंदर बड़ी ही खूबसूरती से दिया हुआ है। मैंने कहा इसको समझ लेते हैं। हमने क्या समझा कि जब एक एसिड रिएक्ट करता है मेटल से तो क्या बनता है, सॉल्ट और H2 गैस। अच्छा, अब H2 गैस बनी है या फिर नहीं बनी है इसको वेरीफाई कैसे किया जाएगा, तो यहाँ पर हम देखते हैं। देखो ये रहा हमारा एक टेस्ट ट्यूब, ठीक है। ये टेस्ट ट्यूब के अंदर हमें दिख रहा है यहाँ पर जिंक ग्रैन्युअल्स ऐसा लिखा हुआ है। तो ये जो छोटे छोटे ग्रैन्युअल्स दिख रहे हैं ना, ये जिंक ग्रैन्युअल्स हैं, ठीक है। ये जिंक के छोटे छोटे पार्टिकल्स है, पीसेस है, ग्रैन्युअल्स हैं, ठीक है। अच्छा, और ये जो सोल्यूशन है, ठीक है, ये सोल्यूशन चलो छोड़ो, सोल्यूशन नहीं तो तुम बोलो कि ये है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है।
डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। ओके, हमने जो यहाँ पर ऊपर रिएक्शन में देखा सेम चीज़ें यहाँ पर एक्सपेरिमेंट में ली गई हैं। जिंक के ग्रैनुल्स लिए गए हैं और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, ये डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर उन जिंक के ग्रैनुल्स को डाला गया। ठीक है, जैसे ही उनको डाला गया तो हमें पता है सॉल्ट बनेगा और हाइड्रोजन गैस निकलेगी। तो वहाँ पर भी सेम केस हुआ, सॉल्ट बना, ठीक है, सॉल्ट बना और हाइड्रोजन गैस जो है वो इवॉल्व होने लगी। अब हाइड्रोजन गैस है तो वो इवॉल्व तो होगी, तो ऐसा हाइड्रोजन गैस के बबल्स बन गए। ठीक है, वो वैसे बबल्स बन गए और वो ऊपर हमने डिलीवरी ट्यूब लगा दी। ये एक डिलीवरी ट्यूब है। ठीक है, तो जैसे ही ये बबल्स ऐसे निकलेंगे, ये बबल्स ऐसे निकले, क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो रही है, लेकिन हमको ये पता नहीं अभी। तो अभी मान लो कि तुमको ये पता ही नहीं कि गैस कौन सी रिलीज हो रही है। ठीक है, तो गैस तो है, तो यहाँ पर बबल्स तो बनेंगे, तो बबल्स बने और यहाँ से वो बबल्स इस डिलीवरी ट्यूब से पास हुए और हमने क्या किया, हमने थोड़ा सा दिमाग लगाया। यहाँ पर ले लिया एक सोप सोल्यूशन। ठीक है, यहाँ पर ले लिया एक सोप सोल्यूशन। तो जैसे ही यहाँ पर जो हाइड्रोजन गैस है, या फिर मान लो कि तुमको नहीं पता, जो गैस है वो यहाँ से जैसे ही पास करेगी, ठीक है, तो क्या होगा कि सोप सोल्यूशन के कारण बबल्स बन जाएंगे, है कि नहीं? सोप सोल्यूशन के कारण क्या होगा कि बबल्स बन जाएंगे। सीधी सी बात है यार, इतना दिमाग हम लगा सकते हैं। ठीक है, तो क्या हुआ यहाँ पर कि जैसे रिएक्शन हुआ, हाइड्रोजन गैस निकली, मतलब जो भी गैस तुम मानो वो निकली, यहाँ से आई और जैसे ही वो सोप सोल्यूशन में से बाहर निकल रही थी वो कन्वर्ट हो गई बबल्स में, क्योंकि जैसी गैस बाहर से निकली और सोप सोल्यूशन के कारण क्या हुआ कि वो बबल्स में कन्वर्ट हो गई। जैसे ही बबल्स बाहर निकले, हमने क्या किया कि एक कैंडल लेके आए और उस कैंडल को इस हमारे कंटेनर के थोड़ा सा ऊपर रख दिया, जहाँ से ये डिलीवरी ट्यूब से बबल्स बाहर निकल रहे हैं। हमने एक चीज़ नोटिस की कि जैसे ही ये बबल्स जाके वो फ्लेम से टकरा रहे हैं या फिर उसके आसपास है, तो वो पॉप साउंड के साथ में जो है वो हाइड्रोजन गैस बर्न हो रही है। ठीक है, ये जो बबल्स है ऑफकोर्स इसके अंदर क्या है, हाइड्रोजन गैस है कि नहीं? तो जैसे ही हमने वो कैंडल उस डिलीवरी ट्यूब के माउथ के पास लेकर आए, क्या सीन हुआ, यहाँ से जैसे ये बबल्स बाहर आ रहे थे, जैसे ये बबल्स यहाँ पर इस फ्लेम से टकरा रहे थे, तो क्या हो रहा था कि दे वर बर्निंग विद द पॉप साउंड। तो ये इंडिकेशन है, याद रखना कि हाइड्रोजन गैस, ठीक है, हाइड्रोजन गैस जो होती है इट बर्न्स विद द पॉप साउंड। ठीक है, ऑल राइट। तो अभी हम बात करने वाले हैं कि हाउ डू मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स रिएक्ट विद एसिड। अभी तक हमने क्या बात की, अभी तक हमने ये बात की कि एसिड्स, ठीक है, एसिड्स या फिर बेसिस जो है वो मेटल के साथ में कैसे रिएक्ट करते हैं। बेसिकली बेसिस की बात आगे हम करने वाले हैं, लेकिन अभी हम बात करने वाले हैं कि जो मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स होते हैं वो एसिड के साथ में कैसे रिएक्ट करते हैं। ठीक है, डिफरेंस समझ में आ रहा है? यहाँ पर हम मेटल्स की बात कर रहे थे, ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट की। ऑल राइट, Na2CO3 ये क्या है? ये है सोडियम कार्बोनेट। क्यों? क्योंकि Na2CO3 की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये है सोडियम कार्बोनेट। अच्छा, ये रिएक्ट कर रहा है HCl के साथ में। HCl क्या है? HCl एक एसिड है। अच्छा, ग्रेट। बन रहा है NaCl H2O प्लस CO2। ठीक है, क्या क्या बन रहा है नोट डाउन करना। सोडियम कार्बोनेट ने जब HCl के साथ में रिएक्ट किया, या फिर मैं कह सकता हूँ कि जब सोडियम कार्बोनेट या फिर किसी मेटल कार्बोनेट ने जब एसिड के साथ में रिएक्ट किया, तो बन रहा है यहाँ पर सॉल्ट H2O और कार्बन डाइऑक्साइड। आ रही है बात समझ में? ग्रेट। ठीक है, सेकंड केस की बात करते हैं। जब एक मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, यानी कि यहाँ पर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जब एसिड के साथ में रिएक्ट कर रहा है, तो भी हमें सेम रिजल्ट देखने को मिल रहा है। सॉल्ट बन रहा है, पानी और CO2। पहले केस में क्या हो रहा था, जब सोडियम कार्बोनेट HCl के साथ में रिएक्ट कर रहा था तो क्या बन रहा था? NaCl H2O और CO2। सिमिलरली सेकेंड केस में भी जब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यूज हो रहा है, जब वो HCl के साथ में रिएक्ट कर रहा है, तो भी क्या बन रहा है? NaCl H2O और CO2। ऑलराइट, ग्रेट। अच्छा, अभी जरा हम बात कर लेते हैं कि CO2, जैसे कि हमने बात की थी ना कि जैसे कि H2 गैस प्रोड्यूस हुई थी, तो एक पॉप साउंड के साथ में, कौन से साउंड के साथ में? H2 गैस जो है इट बर्न्स विद द पॉप साउंड, हेंस इंडिकेटिंग दैट द गैस इवॉल्व्ड इज हाइड्रोजन गैस। ऑलराइट, सिमिलरली यहाँ पर हमको ये वेरीफाई करना है कि ये जो गैस निकल रही है वो कार्बन डाइऑक्साइड है या फिर नहीं है। ठीक है, इसके लिए ये सेटअप जो है वो यूज किया जाता है। सिंपल सा खेल है यहाँ पर भी। हमने यहाँ पर लिया है सोडियम कार्बोनेट, जो कि हमने यहाँ पर एग्जांपल लिया था, वही चीज़ हमने यहाँ पर दोहराई है एक्सपेरिमेंट के थ्रू। ठीक है, यहाँ पर हमने लिया इस टेस्ट ट्यूब के अंदर सोडियम कार्बोनेट, उसके अंदर हमने डाला है, ठीक है, सॉरी, हमने पहले तो HCl लिया है और HCl के अंदर सोडियम कार्बोनेट लिया है। यहाँ पर हम देख सकते हैं ये छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स हैं, पीसेस है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने HCl के अंदर सोडियम कार्बोनेट को डाला। अच्छा, रिएक्शन के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए? सॉल्ट बनना चाहिए, पानी और CO2। ठीक है, तो सीधी सी बात है, मैं CO2 की बात करूंगा तो यहाँ से CO2 एक गैस है, CO2 इवॉल्व होगी, बाहर निकलेगी। तो मान लेते हैं कि यहाँ पर CO2 कुछ ऐसी यहाँ से निकल रही है। ठीक है, CO2 गैस ऐसी यहाँ से निकल रही है और ये बेसिकली क्या है? दिस इज आर डिलीवरी ट्यूब, दिस इज आर डिलीवरी ट्यूब। ठीक है, तो ऐसे हमारी CO2 निकली और हमने क्या किया, उस डिलीवरी ट्यूब का जो दूसरा माउथ है, जैसा हमने यहाँ पर किया था ना, सेम हमने क्या किया कि जो दूसरा माउथ है उसको हमने टेस्ट ट्यूब के अंदर डाल दिया। ठीक है, तो ये CO2 गैस ऐसे निकली और ये CO2 गैस आ गई इस टेस्ट ट्यूब के अंदर। अब ये टेस्ट ट्यूब खाली नहीं था, इस टेस्ट ट्यूब के अंदर था कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। ठीक है, इस टेस्ट ट्यूब के अंदर था कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन।
जैसे ही ये कार्बन डाइऑक्साइड इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन के अंदर जाता है, इट टर्न्स दिस सॉल्यूशन मिल्की। बेसिकली इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है लाइम वाटर। तो बड़ा ही एक फेमस सा फ्रेज है, कार्बन डाइऑक्साइड टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड टर्न्स लाइम वाटर मिल्की, हाँ मिल्की। ठीक है, तो जब ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH होल ट्वाइस में CO2 जाता है, ठीक है, तो क्या बनता है? बनता है एक वाइट प्रेसिपिटेट जिसका नाम है CaCO3। ठीक है, एक वाइट प्रेसिपिटेट बनता है, ऑलराइट। और जो हमारा लाइम वाटर है वो मिल्की टर्न हो जाता है। अब देखो यार, सीधी सी बात है कि जब एक वाइट प्रेसिपिटेट बन रहा है तो यहाँ पर कहीं ना कहीं व्हाइट कलर का फैक्टर है ना। और हमारा दूध मिल्क कैसा होता है? व्हाइट कलर का होता है। तो इससे हम रिलेट कर सकते हैं कि ये जो सोल्यूशन है इट टर्न्स मिल्की, ऑलराइट। तो सीन क्या था? हमने सबसे पहले बात तो ये की कि मेटल कार्बोनेट्स और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स एसिड से कैसे रिएक्ट करते हैं। मैंने कहा सॉल्ट बनता है, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये जो गैस, दोनों ही केस में हमने यहाँ पर भी हाइड्रोजन गैस की बात की थी और यहाँ पर भी हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस की बात कर रहे हैं। हाइड्रोजन गैस की जो टेस्ट थी वो ये वाली थी, पॉप साउंड वाली, और कार्बन डाइऑक्साइड की जो टेस्ट थी वो ये वाली थी। कौन सी वाली? ये लाइम वाटर वाली। ठीक है, ग्रेट। तो क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड टर्न्स लाइम वाटर मिल्की एंड हाइड्रोजन गैस बर्न्स विद अ पॉप साउंड। ओके, ग्रेट। अब आगे बात करते हैं। लाइमस्टोन, चॉक एंड मार्बल आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट क्या है भैया? मैंने बोला यहाँ पर जो CaCO3 बना, ठीक है, ये जो व्हाइट प्रेसिपिटेट बनी है, इसके काफ़ी यूजेस होते हैं। देखो जरा, लाइमस्टोन, चॉक, मार्बल, जो चॉक होती है ना, ठीक है, मार्बल, ये सारे के सारे कैल्शियम कार्बोनेट के डिफरेंट फॉर्म्स हैं, ऑलराइट, ग्रेट। ऑल मेटल कार्बोनेट्स एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट्स रिएक्ट विद एसिड्स टू गिव अ करस्पॉन्डिंग सॉल्ट। ये रहा करस्पॉन्डिंग सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड, ये रहा कार्बन डाइऑक्साइड, और ये रहा वाटर, है ना, ये रहा वाटर। ठीक है, आई बात समझ में? ग्रेट, ऑलराइट। अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कि एक एसिड और एक बेस का रिएक्शन कैसे होता है। ठीक है, एक एसिड और एक बेस का रिएक्शन कैसे होता है। जब एक एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं तो वो होती है एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, वो होती है एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, ग्रेट। बेसिकली न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्यों होती है? क्योंकि जब एक एसिड, जब एक बेस और जब एक एसिड रिएक्ट करते हैं तो बनता है सॉल्ट एंड वाटर। क्या बनता है? गांठ बांध लो बिल्कुल से, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ और आए ना आए ये आना चाहिए कि जब एक बेस और एक एसिड, या फिर जब एक एसिड और एक बेस रिएक्ट करते हैं तो बनता है सॉल्ट एंड वाटर। एग्जांपल हमारे सामने है, ये है सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, ये रिएक्ट कर रहा है HCl से, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, बन रहा है सोडियम क्लोराइड NaCl, जो कि एक सॉल्ट है, और साथ में वाटर, ऑलराइट, ग्रेट। अब बात करते हैं, अब हमने क्या बात कर ली कि एसिड और बेसिस एक दूसरे से जब रिएक्ट करते हैं उसको हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, और बेसिकली क्या होता है, क्या बनता है? सॉल्ट एंड पानी बनता है, सॉल्ट एंड वाटर बनता है। ओके, रिएक्शन ऑफ मेटालिक ऑक्साइड्स विद एसिड। ठीक है, रिएक्शन ऑफ मेटालिक ऑक्साइड्स विद एसिड। मेटालिक ऑक्साइड जो होते हैं, ठीक है, ये जो मेटालिक ऑक्साइड्स होते हैं ये एसिड से कैसे रिएक्ट करते हैं वो देख लेते हैं, और फिर तुमको सारा फंडा, सारी थ्योरी अच्छे से समझ में आने वाली है। अच्छा, मेटालिक ऑक्साइड की बात कर रहे हैं, ठीक है, मेटालिक ऑक्साइड की बात कर रहे हैं, यानी कि मेटल होगा और ऑक्साइड होगा, है ना, ग्रेट। ये देखो CuO, ठीक है, ये रहा CuO, ऑलराइट। ये रिएक्ट कर रहा है HCl से, है कि नहीं? ये रिएक्ट कर रहा है HCl से, तो बेसिकली एक मेटालिक ऑक्साइड है और ये HCl हमारा एसिड है। रिएक्ट करने पे हमें देखने को मिल रहा है CuCl2, जो कि एक सॉल्ट है, और पानी। ठीक है, अब भैया CuCl2 ये सॉल्ट है, हमको पता कैसे चलेगा? मैंने कहा तुमको पता करने की जरूरत नहीं है, तुमको सिर्फ यहाँ पर रिएक्टेंट्स को देखने की जरूरत है, यहाँ पर ये सब देखने की तुमको जरूरत नहीं है। कैसे? देखो, एसिड, ठीक है, HCl एक एसिड है और कॉपर ऑक्साइड एक मेटल ऑक्साइड है। ठीक है, यहाँ पर एक जनरल रिएक्शन देखते हैं हम। जब मेटल ऑक्साइड एसिड से रिएक्ट करता है तो बनता है सॉल्ट प्लस वाटर। ठीक है, तो बनता है सॉल्ट प्लस वाटर। अच्छा, जब एसिड बेस से रिएक्ट कर रहा था तो भी सॉल्ट एंड वाटर बन रहा था। जब मेटालिक ऑक्साइड और एसिड्स एक दूसरे से रिएक्ट कर रहे हैं तो भी सॉल्ट एंड वाटर बनता है। यानी कि अगर मैं समझ लेता हूँ कि यहाँ पर मान लेते हैं कि ऐसा कुछ होता, बेस प्लस एसिड होता, अगर बेस प्लस एसिड होता तो भी सॉल्ट प्लस वाटर बनता, है कि नहीं? तो भी सॉल्ट प्लस वाटर बनता। इसका ये मतलब है कि मेटल ऑक्साइड बेसिक होगा नेचर में। क्यों? क्योंकि जब मेटल ऑक्साइड और एसिड रिएक्ट कर रहे हैं तो सॉल्ट एंड वाटर बन रहा है। इसका ये मतलब है कि रिएक्टेंट साइड में एक एसिड होगा, एक बेस होगा, है कि नहीं? एक एसिड होगा और एक बेस होगा। अच्छा, एसिड तो यहाँ पर है, बेस यहाँ पर किसके फॉर्म में है? मेटल ऑक्साइड के फॉर्म में है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि मेटल ऑक्साइड जो होते हैं वो बेसिक होते हैं नेचर में। ठीक है, दे आर बेसिक इन नेचर। इसलिए हमें जब हम मेटल ऑक्साइड और एसिड का रिएक्शन करवाते हैं तो सॉल्ट एंड वाटर देखने को मिलता है। अब आगे बात करते हैं रिएक्शन ऑफ अ नॉन मेटल ऑक्साइड विद बेस। अच्छा, हमने अभी मेटल ऑक्साइड प्लस एसिड की बात की। अब हम बात करने वाले हैं नॉन मेटल ऑक्साइड। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं नॉन मेटल ऑक्साइड प्लस बेस की। अरे थोड़ी सी बुद्धि लगाओ, ठीक है, थोड़ी सी बुद्धि लगाओ, चलो पढ़ ही लेते हैं।
नॉन मेटल ऑक्साइड जब बेस के साथ में रिएक्ट करता है, ठीक है, तो भी सॉल्ट एंड वाटर बन रहा है कि नहीं? यानी कि जब एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं तो भी सॉल्ट एंड वाटर बनता है, ठीक है, तो भी सॉल्ट एंड वाटर बनता है। अच्छा, ग्रेट। यहाँ पर जब नॉन मेटल ऑक्साइड और बेस रिएक्ट कर रहे हैं तो भी सॉल्ट एंड वाटर बन रहा है, यानी कि यहाँ पर जो नॉन मेटल ऑक्साइड है इट इज एक्टिंग लाइक एन एसिड, है कि नहीं? इट इज एक्टिंग लाइक एन इज एसिड। तो इससे हमें क्या सीख मिलती है? इससे हमें ये सीख मिलती है कि नॉन मेटल ऑक्साइड जो होते हैं वो होते हैं एसिडिक इन नेचर, ठीक है, वो होते हैं एसिडिक इन नेचर। जैसे यहाँ पर मेटल ऑक्साइड्स बेसिक होते हैं नेचर में, जैसे यहाँ पर मेटल ऑक्साइड्स बेसिक होते हैं नेचर में, सिमिलरली नॉन मेटल ऑक्साइड जो होते हैं वो होते Unacademy. Let's पर लिख लेना कि मेटल ऑक्साइड्स बेसिक और NMO नॉन मेटल ऑक्साइड होते हैं एसिडिक। ऑलराइट, ग्रेट। कभी भी एग्जांपल याद ना आए तो बस इतना याद रखना कि एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है, ठीक है, तुम्हें अपने आप समझ में आ जाएगा। अब आगे बात कर लेते हैं कि एसिड्स और बेसिस इन दोनों में क्या कॉमन होता है, ठीक है, क्या क्या समानताएं हैं। ऑलराइट, तो बोथ एसिड्स एंड बेसिस आर इलेक्ट्रोलाइट्स which means that they are good conductors of electricity। हमने थोड़ी देर पहले बात की थी कि कैसे एसिड जो है वो पानी के अंदर H+ आयन देता है। अच्छा, हमने बेस की बात की थी तो कैसे वो OH माइनस की कुछ ना कुछ बातें करता है, ठीक है। इसका ये मतलब है कि जब हम इसके एक्वस सॉल्यूशन की बात करते हैं, यानी कि जब एक एसिड को पानी में डिसॉल्व किया जाता है तो क्या होता है कि इट डिसोसिएट इनटू आयंस। कौन से आयंस? H+ आयंस। अच्छा, हमें ये अच्छे से पता है कि जब फ्री आयंस होते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो सकती है कि नहीं? तो ये एसिड जो है वो वही काम करते हैं, एसिड और बेसिस दोनों यही काम करते हैं। ओके, ग्रेट। दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अच्छा, इन्हें इलेक्ट्रोलाइट्स क्यों कहा गया है? इन्हें इलेक्ट्रोलाइट्स क्यों कहा गया है? क्योंकि ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं। दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो कभी भी याद ना आए तो बस इतना याद रखना, इलेक्ट्रोलाइट्स, इलेक्ट्रिसिटी, कौन 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 कौन? एसिड्स और बेसिस, ठीक है, ग्रेट। एसिड्स एंड बेसिस बोथ प्रोड्यूस आयंस इन वाटर सॉल्यूशन। हमने बात की थी स्टार्टिंग में ही, तो ये पॉइंट तो हमारा ऑलरेडी क्लियर हो चुका था, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं एसिड और बेस इन वाटर सॉल्यूशन की। जैसे कि हमने यहाँ पर बात कर ली थी, इसको थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन आयंस इन HCl आर प्रोड्यूस्ड इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। मतलब यहाँ पर हमने HCl रेफरेंस के लिए लिया है, ठीक है, कि सीन क्या होता है एसिड के साथ में, ठीक है, एसिड के साथ में सीन क्या होता है। अच्छा, हाइड्रोजन आयंस इन HCl आर प्रोड्यूस्ड इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। The separation of H+ ion from HCl molecules cannot occur in the absence of water। यानी कि ये जो हमारा HCl है, ये जो हमारा HCl है, ठीक है, हम बात कर रहे हैं ना कि एसिड जो होता है वो पानी के अंदर आयंस देता है, यानी कि इट डिसोसिएट्स इनटू आयंस। तो इसमें हम कौन सा आयन की बात कर रहे होते हैं? इस H+ आयन की बात कर रहे होते हैं। अच्छा, तो बेसिकली H+ आयन का सेपरेशन HCl से तब तक नहीं हो सकता जब तक पानी नहीं है। यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है, द सेपरेशन ऑफ H+ आयन फ्रॉम HCl molecules cannot occur in the absence of water। आ रही बात समझ में? ग्रेट, आ रही है ना बात समझ में? ग्रेट। तो भैया इसका ये मतलब है, इसका ये मतलब है कि पानी के प्रेजेंस में एसिड जो होता है इट गिव्स H+ आयंस। मैंने कहा ये बात तुम सही समझे? अच्छा, ग्रेट, ओके। तो यहाँ पर हमें क्या बात करनी थी? हमें बात करनी थी कि यार ये H+ आयन कैसे देगा? मैंने कहा पानी के प्रेजेंस में देगा। अच्छा, लेकिन यहाँ पर भैया कुछ और ही तिकड़म लिखी हुई है। यहाँ पर लिखा है HCl + H2O, यहाँ पर H+ होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो H3O+ लिखा हुआ है। ये क्या बोला है? आगे Cl- लिखा है, क्योंकि सीधी सी बात है यार, जब HCl डिसोसिएट होगा तो हमें ये पता है कि H+ होना चाहिए और आगे Cl- होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो H3O+ लिखा हुआ है। ये क्या बोला है? देखो, जब ये HCl डिसोसिएट होता है, ठीक है, व्हेन इट गिव्स H+ एंड Cl- आयंस, ये H+ जो होता है ना, ये अकेला नहीं रह सकता, ठीक है, इट कैन नॉट स्टैंड अलोन। ऑलराइट, इट कैन नॉट स्टैंड अलोन। तो ये क्या करता है? ये पानी के साथ में क्या करता है कि जुड़ जाता है, ठीक है। बहुत ही लेमैन्स लैंग्वेज समझा रहा हूँ तुम्हें, बुक में इसकी अच्छी चीज़ें समझ में आएंगी, लेकिन मैं तुम्हें कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ ताकि तुम बुक समझ पाओ, ठीक है। अच्छा, जब ये H+ ना, तुम समझो कि H+ बड़ा डरपोक है, ये H+ अकेला नहीं रह सकता, ठीक है। अब तुम वो उसको किसी भी टर्म्स में मान लो, वो तुम आगे आगे 11th-12th में समझोगे, लेकिन H+ जो होता है, जो इसमें से निकलता है, इट कैन नॉट स्टे अलोन, ठीक है। तो वो क्या करता है? पानी के साथ वो पानी को बोलता है कि प्लीज कुछ करते हैं, ठीक है, प्लीज प्लीज मेरे लिए कुछ करो। तो क्या होता है कि H+ और H2O जब कंबाइन होते हैं तो हमें H3O+ आयन देखने को मिलता है, ठीक है। और ये H3O+ आयन एग्जिस्ट करता है। अगर तुम्हें कुछ भी याद ना आए, बस इतना याद रखना कि H+ आयन पानी के अंदर अकेला एग्जिस्ट नहीं कर सकता। H+ आयन जो होते हैं वो पानी के अंदर एग्जिस्ट नहीं हो सकते, वो पानी के साथ में कंबाइन होके H3O+ आयन्स बनाते हैं और ये एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। H+ आयंस अकेले एग्जिस्ट नहीं करते, ये पानी के साथ में कंबाइन होते हैं और ये बनाते हैं H3O+। H3O+ जो है ये पानी के अंदर एग्जिस्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। एल्कलीज की बात करते हैं।
ऑल बेसिस डू नॉट डिजोल्व इन वाटर, सारे के सारे बेसिस पानी में डिजोल्व नहीं होते हैं, ठीक है। लेकिन जो बेस, देखो सारे के सारे बेसिस पानी में डिजोल्व नहीं होते हैं, लेकिन जो बेस पानी में डिजोल्व होता है उन्हें हम एल्कली बोलते हैं, ठीक है, उसे हम एल्कली बोलते हैं। ऑलराइट, दे आर सोपी टू टच, बिटर एंड कोरोसिव, बेसिकली देखा जाए तो वो हार्मफुल होता है, सीधी सी बात है, ठीक है। डोंट टेस्ट और टच देम एज दे मे कॉज हार्म। अभी थोड़ी देर पहले हमने एल्कली की बात की थी, मैंने एग्जांपल भी दिया था एल्कली का, तुम मुझे नीचे कमेंट करके बताओगे बिना पीछे जाए कि एल्कली कौन सी थी। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने एसिड्स की बातें कर ली है, यहाँ पर हमने बेसिस की बात कर ली है, हमने एसिड्स की बहुत सारी रिएक्शन देख ली, एसिड के साथ में रिएक्शन देख ली, जहाँ पर हमने बात की थी कैसे H2 गैस प्रोड्यूस होती है। एसिड की हमने बात कर लिया कि मेटल कार्बोनेट्स और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट से कैसे बेसिकली रिएक्ट करता है और CO2 गैस बनती है। हमने दोनों की टेस्ट्स की बात कर ली, वो ध्यान से याद रखना। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं पीएच की, ठीक है। एक एसिड या फिर एक बेस कितना स्ट्रांग है, एक एसिड या फिर एक बेस कितना स्ट्रांग है, इसको पता कैसे लगाना है, तो ये हमें पीएच से पता चलता है। अ स्केल फॉर मेजरिंग हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन इन अ सॉल्यूशन कॉल्ड पीएच स्केल हैज बीन डेवलप्ड। देखो, जब मैं एसिड की बात करता हूँ, जब मैं उस चीज़ के मूल में जब मैं उस चीज़ के बिल्कुल रूट में जाता हूँ, तो मुझे क्या पता चलता है, मुझे ये पता चलता है कि एसिड बेसिकली पानी के अंदर H+ आयन देता है, ठीक है। तो पानी के अंदर जितना ज़्यादा H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन होगा, वो चीज़ उतनी एसिडिक होगी। हाँ भैया, बात तो सही है कि नहीं। तो ऑन द पीएच स्केल, तो बेसिकली एक पीएच स्केल डेवलप की गई है जिससे हम H+ आयन की कॉन्सेंट्रेशन को मेजर करते हैं और फिर हम ये बता सकते हैं कि भाई साहब ये सॉल्यूशन एसिडिक है या फिर बेसिक है। अच्छा, ऑन द पीएच स्केल वी कैन मेजर पीएच फ्रॉम 0 to 14, ठीक है। 0 का मतलब वेरी एसिडिक और 14 का मतलब वेरी एल्कलाइन, है ना। वेरी एल्कलाइन मतलब तुम कह सकते हो कि वेरी बेसिक। अब एल्कली अलग होता है, लेकिन हाँ, तुम्हारे रेफरेंस के लिए तुम बेसिक बोल रहे हो, ओके। pH should be thought of simply as a number which indicates the acidic or basic nature of a solution। ये इसकी तुम कह सकते हो कि काइंड ऑफ एक आधी अधूरी सी डेफिनेशन है। क्या कि pH जो होता है ना, pH बेसिकली हमको ये इंडिकेट करने में हेल्प करता है कि जो सोल्यूशन आप लेकर आए हो, ठीक है, वो जो सोल्यूशन आप लेकर आए हो, ठीक है, वो कितना एसिडिक है फिर कितना बेसिक है। देखो, एसिडिक है या नहीं है ये हमें लिटमस के थ्रू या फिर किसी इंडिकेटर के थ्रू पता चल जाता है, लेकिन कितना एसिडिक है या फिर कितना बेसिक है ये हमें इस पीएच के थ्रू पता चलता है, ठीक है। देखो यहाँ पर इसको हम समझ लेते हैं। 7, अगर आपका मेजर 7 आता है तो बेसिकली जो सोल्यूशन है वो एक न्यूट्रल सोल्यूशन है, ठीक है, ना एसिडिक है ना बेसिक है, ठीक है, ना एसिडिक है ना बेसिक। अच्छा, जैसे ही हम 7 से आगे जा रहे होते हैं, ठीक है, जैसे ही हम 7 से आगे जा रहे होते हैं, सीन ऐसा हो जाता है, ठीक है, सीन ऐसा हो जाता है कि यहाँ पर बेसिक नेचर इंक्रीज होने लगता है, ठीक है, यहाँ पर बेसिक नेचर जो है वो इंक्रीज होने लगता है, ठीक है। अब सोचो कि अगर बेसिक नेचर इंक्रीज हो रहा है इसका मतलब एसिडिक कम हो रहा है, ठीक है, इसका मतलब एसिडिक कम हो रहा है। तो सीधा सा सिंपल सा लॉजिक है यार इसको समझने का कि अगर मान लो कि आपकी रीडिंग 8 आती है, ठीक है, अगर किसी सॉल्यूशन की पीएच वैल्यू 8 आती है, इसका मतलब है कि वो बेसिक है। क्यों? क्योंकि वो न्यूट्रल से अब राइट हैंड साइड पे, ठीक है, उसकी वैल्यू 7 से ज़्यादा है और 7 से ज़्यादा इसका मतलब वो बेसिक है। अगर 9 है तो बेसिक है, 10 है तो भी बेसिक है, 11 है तो भी बेसिक है, और 7 से आगे जितनी भी वैल्यूज आएंगी सारी बेसिक है। लेकिन इसमें भी कॉम्पिटिशन है भाई साहब, कॉम्पिटिशन तो जीवन में हर जगह है यार। ये जो 11 है, जिस सोल्यूशन का पीएच 11 आया वो 10 वाले से ज़्यादा बेसिक होगा। इतनी बात समझ में आ रही है? जिसका पीएच 12 आ रहा है, ठीक है, वो 11 वाले से ज़्यादा बेसिक होगा। सिमिलर केस होगा यहाँ पर इस 7 के लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। जब हम 7 से, अगर किसी सोल्यूशन की वैल्यू 7 से कम आ रही है, मान लो 6 आ रही है तो वो एसिडिक है, 5 आ रही है तो भी एसिडिक है, 4 3 2 1 जो भी आ रही है एसिडिक है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर भी क्या है, यहाँ पर भी एक कैच है। अगर किसी की वैल्यू 6 है और किसी सोल्यूशन की वैल्यू 4 है, तो जो 4 वाला है, ध्यान रखना यहाँ पर, जो 4 वाला है वो ज़्यादा एसिडिक होता है। हाँ, यहाँ पर केस उल्टा चल रहा होता है, ठीक है, यहाँ पर केस उल्टा चल रहा होता है। यहाँ पर जो 4 वाला है वो ज़्यादा एसिडिक है 6 वाले के कंपैरिजन में, और जैसे जैसे तुम पीछे जाते जाओगे वैसे वैसे तुम्हारी एसिडिक वैल्यू इंक्रीज होती रहेगी, एसिडिक नेचर इंक्रीज होता रहेगा। जिसकी पीएच वैल्यू 6 है उसका 5 वाले से कम है, 5 वाले का 4 से कम है, 4 वाले का 3 से कम है, 3 वाले का 2 से कम है। जैसे जैसे हम 0 की तरफ बढ़ते जाते हैं एसिडिक नेचर इंक्रीज होने लगता है। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। ये हमारी पीएच स्केल होती है और कुछ यहाँ पर एग्जांपल्स दिए हुए हैं, लेमन जूस का पीएच क्या होता है, प्योर वाटर, ऑफ कोर्स हम पानी पी रहे हैं, पानी हम जनरली जानते हैं ना कि न्यूट्रल होता है, तो उसका पीएच कितना हो जाता है, उसका पीएच कितना है, यहाँ पर 7 दिया हुआ है। ऑलराइट, ग्रेट। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के काफ़ी यूजेस हम आगे देखेंगे। बेसिकली मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बेसिक है तो इसका कुछ ना कुछ काम होता होगा एसिड के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करने के लिए, आगे बात करेंगे। और सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन वेरी वेरी एल्कलाइन, ठीक है, बहुत ज़्यादा बेसिक। अब आगे बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे